हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विथ लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जो क्लास है यहाँ पे हम नेट जेआरएफ के बारे में डिटेल में जानेंगे। जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज की क्लास में हम जानेंगे कि नेट जेआरएफ क्या होता है, इसे कैसे अप्लाई करेंगे, इसके क्राइटेरिया के, इससे रिलेटेड सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हर साल बहुत सारे बच्चे नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम देते हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो नेट जेआरएफ के लिए एलिजिबल तो होते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे उसे अप्लाई करना पड़ता है। आज के क्लास में हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ओके, तो चलिए पहले जानते हैं नेट के बारे में, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये क्या, ये कंपल्सरी और मिनिमम क्वालिफिकेशन है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। ओके, जैसे कि हम बीएड के बाद सीटेट के एग्ज़ाम देते हैं टीचर बनने के लिए, वैसे ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर्स के बाद नेट क्वालिफाई करना इम्पोर्टेंट है। ये हर साल होता है। ये टोटल 84 सब्जेक्ट से होता है। आप मास्टर में यानी कि पीजी में जो भी सब्जेक्ट लिए होंगे उससे आपको नेट क्वालिफाई करना है। इससे रिलेटेड आप 84 सब्जेक्ट दिए हुए गए हैं, आप उनमें से अपने सब्जेक्ट चूज करके उनमें से नेट क्वालिफाई करोगे। ओके, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तभी आपको देना पड़ेगा कि आप सिर्फ नेट के लिए दे रहे हो या नेट प्लस जेआरएफ के लिए, क्योंकि जेआरएफ सबका अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है और जेआरएफ का कुछ एज लिमिट होता है, इसलिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म के वक्त आपको फिलअप करना पड़ता है। और नेट के, लेकिन नेट का कोई भी एज लिमिट नहीं होता है, इसे आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो अपने मास्टर्स के बाद। ओके, देन ये क्या होता है, इस साल में 2 बार होता है, बेसिकली जून एंड दिसंबर में। लेकिन इस बार ड्यू टू पेंडेमिक जून का जो एग्ज़ाम था ये पोस्टपोन होकर नवंबर तक चला आया। तो फ्रेंड्स अभी तो पता नहीं है कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा कि नहीं, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जहाँ तक पता चल रहा है कि शायद अब दिसंबर में नहीं होगा, क्योंकि इसका रिजल्ट निकलते निकलते नवंबर का लास्ट हो जाएगा। लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी अभी तक कंफर्मेशन नोटिफिकेशन नहीं आया है। बेसिकली 2 टाइम्स होता है ईयर में, यानी कि जून एंड दिसंबर में। ओके, एग्जाम विल कंडक्ट इन ऑनलाइन मोड। जो हमारे ऑनलाइन मोड के हिसाब से एग्जाम कंडक्ट होता है, ये एक एमसीक्यू बेस्ड यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, जहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, आपको उनमें से सिलेक्ट करना पड़ता है। टोटल 3 वर्ड्स आपको दिया गया होता है और 150 क्वेश्चन, ये पेपर 2 एंड पेपर 1 बोथ पेपर के 150 क्वेश्चन होते हैं। एंड फॉर ईच करेक्ट रेस्पॉन्स आपको कितना मार्क्स मिलता है, 2 मार्क्स, यानी कि फॉर ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स एंड देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, देन इसका प्रोसीजर कैसे होता है, आपको कैसे नेट जेआरएफ एग्ज़ाम देना होता है। फर्स्ट आपको अप्लाई करना पड़ता है, देन उसके बाद एग्ज़ाम के कुछ 15 दिन पहले एडमिट कार्ड निकलता है। लेकिन इस बार ड्यू टू पेंडेमिक कुछ 15 दिन नहीं, कुछ बहुत कम दिन से पहले एडमिट कार्ड निकला ड्यू टू दिस पेंडेमिक। ओके, देन आपको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ता है जो आपको एमसीक्यू बेस्ड होता है। देन प्रोविजनल आंसर की आता है और यहाँ पे आपको आंसर की कुछ चैलेंज करना होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एनटी के आंसर भी गलत होते हैं। बच्चे इस क्वेश्चन को और इस आंसर को चैलेंज करते हैं, इसके लिए आपको टाइम दिया जाता है। उसके बाद फाइनल आंसर की रिलीज होती है। जो बच्चे चैलेंज किए होंगे उन्होंने ये सबमिट किया होगा। अगर वो क्वेश्चन सही हुआ तो इसका जो मार्क है सभी स्टूडेंट्स को मिलता है। ओके, देन फाइनल रिजल्ट आता है जो कटअप के साथ आता है। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग कटअप निकलता है। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया प्रोसीजर। देन इज एग्जामिनेशन सेंटर, कहाँ पे आप एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करते हो। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तब आपको सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। आप 4 ऑप्शन दे सकते हो। प्रोबेबली आपको फर्स्ट चॉइस में सेंटर मिल जाता है, लेकिन कभी कभी अगर सेंटर अवेलेबल नहीं होता है तो आपको सेकेंड और थर्ड चॉइस मिलता है। ओके, तो ये कितने बार होता है, 2 शिफ्ट में होता है। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया। ये एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इसके बारे में आप जानेंगे, जिसको हम बोलते हैं जेआरएफ। ये क्यों होता है, ये होता है क्योंकि इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसर्च। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे इससे रिसर्च होते हैं जिसके कोई मायने नहीं रहते हैं, रिसर्च की क्वालिटी डाउन हो रही है। इस वजह से
JRF एक क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन। इससे क्या हो रहा है, रिसर्च का जो क्वालिटी उससे डेवलपमेंट किया जाता है, क्योंकि उन बच्चे रिसर्च में जाते हैं जिन्हें रिसर्च के बारे में कोई नॉलेज हो। ओके फ्रेंड्स, देन ये क्या होता है, जो नेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है, लेकिन अगर आप JRF क्वालिफाई करते हो तो आप बोथ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये दोनों के लिए आप एलिजिबल होते हो। ओके, तो सिलेक्शन फॉर नेट JRF विल डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ CPT टेस्ट। मैंने बोला कि अगर आपका स्कोर हाई रहा, जो कटअप जा रहा है JRF का थोड़ा हाई जाता है, तो आपका JRF क्लियर होता है। अगर आपका कटअप नेट के अंडर रहा तो आपका नेट क्लियर होता है। ओके, देन क्वालिफाइंग एक्सक्लूसिव फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर विल नॉट बी कंसिडर फॉर द अवार्ड ऑफ JRF। ये आप अगर आपका नेट क्वालिफाई हो जाए तो इसका मतलब नहीं है कि आपका JRF क्वालिफाई हो गया, लेकिन यस, अगर आपका JRF क्वालिफाई हुआ है इसका मतलब कि आपका नेट भी क्वालिफाई हो चुका है। ओके, सो और क्वालिफाइंग JRF फॉर एलिजिबल परस्यूइंग रिसर्च एंड ऑल्सो एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। जैसे मैंने अभी बताया, ये दोनों के लिए है, लेकिन नेट सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ओके, और JRF के बाद आप क्या कर सकते हो, जो भी IITs और यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूशन है, ये एज ए रिसर्च फेलोशिप के आपको अपॉइंटमेंट भी देते हैं। कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ होते हैं। आप JRF के बाद चाहे तो PhD भी कर सकते हो, और या MPhil, या तो फिर आप कोई भी यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूशन और IITs में एज ए रिसर्च फेलोशिप ज्वाइन कर सकते हो। यह हर एक यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट निकलता है, उसी का अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हो। सो जब भी आप MPhil या PhD में एडमिशन करोगे आफ्टर JRF, तकरीबन अभी 31,000 है, लेकिन ये वेरी करता है सम यूनिवर्सिटीज़ के जो होता है हमारे TADA इससे रिलेटेड, लेकिन बेसिकली 31 होता है 2 साल के लिए, उसके बाद 35 हो जाता है। अभी JRF का इतना है, लेकिन नेट का जो फेलोशिप है ये सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अभी कुछ 8,000 है, कहाँ पे 12,000 है, ये डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटीज़। ओके, देन आपको क्या बोले, मैंने बोला 3 इयर्स के अंदर MPhil और PhD एडमिशन करना होता है। अगर आपने 3 ईयर के अंदर ये MPhil और PhD एडमिशन नहीं किए तो आपको वो JRF जो है वो कैंसिल हो जाएगा और आपको वो फेलोशिप नहीं मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया? देन इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपने अगर आपको नेट और JRF एग्ज़ाम देना है तो क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो जो UR यानी कि ऑन रिजर्व एंड AWS कैटेगरी के हैं उनके लिए क्या है, मिनिमम 55% मार्क्स उनको मास्टर में लानी होगी, और जो OBC ST SC PWD ट्रांसजेंडर उनके लिए मिनिमम 50% मार्क इसमें मास्टर्स में। और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जहाँ जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं निकला है वो लोग भी एलिजिबल है, और जो स्टूडेंट्स PG में या फिर मास्टर्स में है उन लोग भी अप्लाई कर सकते हैं नेट के लिए, लेकिन उनका ये कंडीशन है कि 2 साल के अंदर आपको अपने मास्टर्स कंप्लीट करने होते हैं, और आप श्योरिटी हो कि आप जितना भी मार्क है, चाहे वो UR और EWS का 55% और अदर्स जैसे OBC ST SC ट्रांसजेंडर इन सब का 50%, ये सब आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि आप पोस्ट ग्रेजुएट में इतने परसेंटेज मार्क ला सकते हो। ओके, देन PhD डिग्री होल्डर जो होते हैं उनको भी क्या है, जो अगर उन्होंने 19 सितंबर 1991 से पहले मास्टर डिग्री हासिल कर लिया है तो उनको भी 5% का रिलैक्सेशन होगा। यानी कि अगर वो लोग अपने मास्टर्स में 50% लाए होंगे तो भी ये एलिजिबल होंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज एज लिमिट। जैसे मैंने बताया कि नेट का कोई एज लिमिट नहीं होता है, लेकिन JRF के लिए एज लिमिट होता है, जो होता है कितना, 30 ईयर। ओके, ये जो मैंने डेट दिया था ये 2020 का था। ओके, देन रिलैक्सेशन अप टू 5 ईयर किसके लिए ना, OBC SC ST PW ट्रांसजेंडर एंड वुमेन, इन सब कैटेगरी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन होता है, लेकिन और किसी के लिए 30 ईयर होता है। ओके,
देन अप टू 5 ईयर फॉर आर्म फोर्स कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट आर्म फोर्स में उनके लिए भी 5% रिलैक्सेशन है। ओके फ्रेंड्स, हाँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आई थिंक आपको इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इससे कुछ भी सीखने को मिला है, देन मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आगे शेयर करूँगी और इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती जाएगी। ओके फ्रेंड्स, बाय।